हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष त्रिपाठी आज एक बार फिर आपको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकेंड सब्जेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। आज हम कंप्यूटर एकीकृत विनिर्माण या कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग या CIM नामक अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हमारा आज का टॉपिक है स्वचालन, ऑटोमेशन। यह टॉपिक आपको CNC मशीन एंड ऑटोमेशन सब्जेक्ट में भी मिलेगा। इसलिए अगर इसे यहाँ पे आप तैयार कर लेंगे तो वहाँ पे तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी। परीक्षा की दृष्टि से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक न एक क्वेश्चन, कोई न कोई क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है। अब समझिए आप ऑटोमेशन होता क्या है। इसकी उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द ऑटो प्लस मैटस से हुई है। ऑटो का मतलब होता है स्वयं और मैटस का मतलब होता है घूमना, यानी स्वयं का घूमना। अर्थात हम कह सकते हैं कि हम इनपुट देते हैं और आसानी से सारे काम हमारे होते चले जाते हैं। इसमें मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है, या इसके द्वारा हम मशीनों पर जो क्रियाएं करते हैं वो बिना मानवीय हस्तक्षेप के संपन्न होते हैं। इसमें उत्पादन का संचालन करने के लिए यांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा कंप्यूटर, और नियंत्रण करने के लिए भी यांत्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा कंप्यूटर पर आधारित तंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ये हो गया आपका डिफिनीशन स्वचालन का। अब आगे देखिए स्वचालन के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो पहला है आपका ऑटोमेटिक मशीन टूल, स्वचालित मशीन औजार। तो अगर मशीनों के औजार टूल्स को अगर ऑटोमेटिक कर दिया जाए कि या इस प्रकार से उसकी सेटिंग की जाए कि हम इनपुट दें और आसानी से सारे काम होते रहे, टूल्स जो है ऑटोमेटिकली वर्क परफॉर्म करते रहें, तो वो होता है आपका ऑटोमेटिक मशीन टूल। दूसरा होता है आपका स्वचालित संयोजन मशीन या ऑटोमेटिक असेंबली मशीन। इसका मतलब क्या होता है? असेंबली का सबसे पहले मतलब समझ लीजिए। असेंबली का मतलब होता है दो या दो से अधिक पार्टों को एक साथ जोड़ना, ये असेंबली कहलाता है। तो जब असेंबली के सिस्टम को हम ऑटोमेटिक कर देते हैं तो वो प्रक्रिया आपकी कहलाती है ऑटोमेटिक असेंबली। चूँकि मशीन से जो होता है तो इसलिए ऑटोमेटिक असेंबली मशीन कहते हैं। अगला है आपका स्वचालित पदार्थ हस्तांतरण, ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, चेन कन्वेयर वगैरह और बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे प्रोसेस के माध्यम से हम मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। जब इन सिस्टम को ऑटोमेटिक कर दिया जाता है तो उसे हम ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग करते हैं। अब ऑटोमेटिक स्टोरेज जॉब बन गया, उसको स्टोर करना है, रॉ मटेरियल है उसको स्टोर करना है, या किसी भी चीज़ को अगर स्टोर करना है तो स्टोर करने की जो प्रक्रिया होती है उसे भी अगर हम ऑटोमेटिक कर देते हैं तो ऑटोमेटिक स्टोरेज कहलाता है। अगला है आपका औद्योगिक रोबोट्स या इंडस्ट्रियल रोबोट्स। इंडस्ट्रियल रोबोट्स का मतलब होता है कि इसे हम जो इनपुट देते हैं वो सेम उसी प्रकार से जो चीज़ें बताई जाती है, इनपुट दिया जाता है, उसी के हिसाब से ये वर्क परफॉर्म करता है। इसका प्रयोग बहुत सारे जगहों पर होता है। अगला है स्वचालित निरीक्षण तंत्र, ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन सिस्टम। जैसा कि आप शुरू से ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया आपका, मटेरियल साइंस हो गया, हर जगह पढ़ते हैं कि जब कहीं भी कोई प्रोडक्शन होता है तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है निरीक्षण की। तो अगर उस निरीक्षण के सिस्टम को पूरी तरह से ऑटोमेटिक कर दिया जाए, जहाँ पर भी इंस्पेक्शन वगैरह हो सब कुछ ऑटोमेटिकली होता रहे, तो उसे हम ऑटोमेटिक
इंस्पेक्शन सिस्टम कहते हैं। अब आ जाइए, हम पढ़ते हैं स्वचालन के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन। स्वचालन के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो इसमें पहला है नियत स्वचालन या फिक्स्ड ऑटोमेशन, दूसरा है योजनाबद्ध स्वचालन या प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, और तीसरा है नम्य स्वचालन या फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। अब पहला देखिए फिक्स्ड ऑटोमेशन। फिक्स्ड का मतलब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सारी चीज़ें फिक्स रहें, या हम कह सकते हैं सभी चीज़ें इस सीक्वेंस में रहें, एक सीक्वेंस में सारी चीज़ें रहें कि अगर कोई जॉब बन रहा है तो पहले स्टेप में उस पर जो ऑपरेशन होने हैं वो पहले ही स्टेप में होगा, दूसरे पे जो ऑपरेशन होते हैं वो दूसरे स्टेप पे होगा, तीसरे पे जो होते हैं वो तीसरे में होता है। मतलब इस स्वचालन में जितने भी ऑपरेशन किसी जॉब पर, किसी रॉ मटेरियल पर होते हैं वो सब एक सीक्वेंस में होते हैं, और वो सीक्वेंस एक निश्चित होता है। मशीनों के स्थिति के जो क्रम होते हैं उनको ऑपरेशन के क्रम के हिसाब से ही सेट किया जाता है। जैसा ऑपरेशन का क्रम होता है उसी हिसाब से मशीनों का सेटिंग होती है, उसी हिसाब से मशीनों को सेट करते हैं। इस प्रकार के स्वचालन को ड्रेटॉइड प्रकार का स्वचालन भी कहते हैं। अब इसकी विशेषताएं देखिए। पहला है उच्च उत्पादन दर। जाहिर सी बात है, पहला जॉब दूसरे मशीन पे गया, दूसरा तीसरे पे गया, तीसरा चौथे पे गया, तो इस प्रकार से पहला दूसरे पे गया या ए वाला बी पे गया। मतलब सारी चीज़ें एक सीक्वेंस से, पहला अगर रॉ मटेरियल दूसरे मशीन पे जाता है तो जो वेटिंग में मटेरियल है उसे पहले मिलाते हैं। एक कंटिन्यूअस एक लाइन में ये लगातार वर्क करते रहते हैं, ऑपरेशन मटेरियल पे लगातार होते रहते हैं, इसलिए इसकी उत्पादन दर अधिक होगी। चूँकि मशीनों का प्रयोग होगा इसलिए मशीनों की प्रारंभिक लागत अधिक होगी। अगला है आपका उत्पादन के डिजाइन में परिवर्तन संभव नहीं। इसका मतलब ये होता है कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि सारी मशीनें एक सीक्वेंस में होती हैं, एक सिस्टम होता है, ऑपरेशन का क्रम जैसे होता है उसी सीक्वेंस में हम मशीनों को इस्टेब्लिश करते हैं या मशीनों को लगाते हैं, और उसी के हिसाब से प्रोडक्ट पे या आपके रॉ मटेरियल पे वर्क परफॉर्मेंस होता जाता है। इसलिए अगर हम उत्पाद के डिजाइन में कुछ भी परिवर्तन करेंगे तो सारा सीक्वेंस आपका खराब हो जाएगा, इसलिए उत्पाद में डिजाइन का परिवर्तन संभव नहीं है। अब दूसरा है आपका योजनाबद्ध स्वचालन या प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। इस स्वचालन में मशीनों की डिजाइन इस प्रकार से की जाती है कि उत्पादों की क्रियाओं या ऑपरेशन में अगर कोई परिवर्तन हो तो ये इसको सहन कर सकें। प्रोग्रामेबल जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें प्रोग्राम के थ्रू, एक प्रोग्राम के द्वारा किसी काम को करते हैं या वर्क परफॉर्म करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसी प्रक्रिया बनाई जाती है कि अगर कुछ परिवर्तन होना भी हो तो वो मशीनें आसानी से उसे सहन कर सकें। इसमें इस स्वचालन में क्रियाओं का क्रम प्रोग्राम के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मतलब हमें जो भी प्रोडक्ट बनाना है या जिस टाइप के प्रोडक्ट का निर्माण करना है उसके हिसाब से हम एक प्रोग्राम बनाते हैं और उस प्रोग्राम को मशीन में फीड करते हैं। मशीन में जब वो फीड हो जाते हैं उसी के अनुसार हमारा प्रोग्राम चलता रहता है या ऑपरेशन किसी भी रॉ मटेरियल पे होता रहता है, उसी के अकॉर्डिंग वर्क होता रहता है। ये आपका प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन होता है। अब आइए इसकी विशेषताएं। प्रारंभिक लागत अधिक, चूँकि इसमें भी मशीनों का प्रयोग होगा। जैसे आप देखें फिक्स्ड ऑटोमेशन में भी था प्रारंभिक लागत अधिक या मशीनों की प्रारंभिक लागत अधिक, तो इसमें भी है प्रारंभिक लागत अधिक। दूसरा है उत्पाद में परिवर्तन संभव। हम यही बताए हैं अभी ऊपर आपको कि प्रोग्राम के अनुसार ही हम जॉब बनाते हैं, या जैसा जॉब बनाना रहता है। अगर जॉब में कुछ परिवर्तन करना है तो हम प्रोग्राम को चेंज करते हैं और जॉब में परिवर्तन आसानी से हो जाता है। इसलिए इस प्रकार के उत्पाद में परिवर्तन की क्षमता होती है। इसमें सामान्य मशीनों का ही प्रयोग किया जाता है।
अब है आपका लास्ट नम्य स्वचालन, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। नाम से ही आप देख रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है कि अगर सीक्वेंस में काम करना है तो भी आसानी से कर सकते हैं, अगर प्रोग्राम में कुछ परिवर्तन भी करना है तब भी आसानी से परिवर्तन हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए इस स्वचालन में मशीनें विभिन्न प्रकार के उत्पादों को बनाने में सक्षम होती हैं कि अगर प्रोग्राम में कुछ परिवर्तन होता है तब भी इस प्रकार की मशीनें आसानी से उसको सहन कर सकती हैं। इस प्रकार के मशीनों पर एक साथ विभिन्न प्रकार के उत्पाद भी आसानी से बनाए जा सकते हैं। इसकी विशेषताएं देखिए, मशीनों की लागत उच्च, जैसा पहले भी बता चुके हैं कि जाहिर सी बात है मशीनों का प्रयोग होगा तो मशीनों की प्रारंभिक लागत जो होती है वो अधिक होगी। दूसरा है मध्यम उत्पादन दर। अब इसमें देखिए कि इसमें आप जिस प्रकार से जैसे चाहें अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन भी हो सकता है, विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाना चाहते हैं तो वो भी बन सकता है, इसलिए इसकी उत्पादन दर जो होती है वो थोड़ी कम होती है। विभिन्न प्रकार के उत्पादों का लगातार उत्पादन, कि हम यही पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पर ऐसा सिस्टम होता है कि अगर उत्पाद में परिवर्तन करना है या अलग अलग टाइप के उत्पाद भी बनाना है तब भी इस प्रकार की मशीनों से या फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में आसानी से हम विभिन्न प्रकार के उत्पादों को बना सकते हैं। इसमें डिजाइन में परिवर्तन संभव होता है, चूँकि विभिन्न प्रकार के उत्पादों को बनाना है तो जाहिर सी बात है डिजाइन में परिवर्तन करना पड़ेगा, इसलिए फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन डिजाइन में परिवर्तन को स्वीकार करता है या डिजाइन में परिवर्तन को संभव या इस प्रकार फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में डिजाइन का परिवर्तन संभव होता है। अब आपको हम एक ग्राफ के द्वारा ये चीज़ दिखाएंगे। ये है आपका ऑटोमेशन का ग्राफ। स्वचालन आरेख। यहाँ पे देखिए एक तरफ आपका हो गया उत्पादन की मात्रा और दूसरी तरफ आपका हो गया उत्पादों की संख्या। अब जब हम पहले डिस्कस करते हैं फिक्स्ड ऑटोमेशन पे तो देखिए आप जानते हैं कि इसमें सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में होती हैं। इस सीक्वेंस को हम चेंज नहीं कर सकते हैं या उत्पाद में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, इसलिए आप देखिए कंटिन्यूअस उत्पाद बनेगा, एक ही तरह का बनेगा, एक सिस्टम से बनेगा, एक सीक्वेंस में बनेगा, इसलिए उत्पादन की मात्रा अधिक होगी लेकिन उत्पादों की संख्या जो होती है वो और सबकी अपेक्षा कम होगी। अगर हम यही बात करते हैं प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन या योजनाबद्ध स्वचालन में तो इसमें देखिए चूंकि प्रोग्राम के अनुसार हम काम करते हैं या अगर जॉब में कोई परिवर्तन करना है तो हमको प्रोग्राम को चेंज करना पड़ता है और उसे मशीन में फिट करना पड़ता है, तो अलग टाइप का भी कोई प्रोग्राम हम कर सकते हैं या अलग टाइप के ऑपरेशन भी कर सकते हैं। इसलिए उत्पादों की संख्या इसमें अधिक होती है लेकिन फिक्स्ड ऑटोमेशन के कंपैरिजन में उत्पादन की मात्रा कम होती है। अब आते हैं लास्ट फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। इसमें सारी चीज़ें फ्लेक्सिबल होती हैं, विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाना हो तो भी बना सकते हैं, अगर सीक्वेंस में लगाना हो तो भी आसानी से लगा सकते हैं, प्रोग्राम के द्वारा कर सकते हैं, इसलिए इसकी उत्पादों की संख्या और उत्पादन की मात्रा इन दोनों के कंपैरिजन में कम होती है। अब हम आपको बताते हैं स्वचालन के कौन कौन से लाभ हैं, एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन। पहला है श्रमिकों की कमी। जाहिर सी बात है जब सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होने लगेगी या मैक्सिमम चीज़ें ऑटोमेटिक होने लगेगी तो श्रमिकों की कम ज़रूरत पड़ेगी, उनकी आवश्यकताएं कम पड़ेगी, इसलिए श्रमिकों की कमी। दूसरा है उत्पादकता में वृद्धि। मशीनों पे सब काम होगा, मानवीय हस्तक्षेप होगा नहीं, तो जाहिर सी बात है एक्यूरेसी या क्वालिटी भी इंक्रीज होगी और इसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और ये प्रोसेस आपका अधिक सुरक्षित होता है और कार्य दशाओं में भी सुधार होता है। अगला है आपका दुर्गम प्रक्रियाएं संभव। जब आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पढ़ाया गया था कास्टिंग में आपको एक चीज़ बताया गया था कि कास्टिंग के द्वारा
हम जटिल आकृतियों का भी निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ दिया गया है कि अगर कठिन कोई प्रक्रियाएं हैं या कोई कठिन ऑपरेशन हैं जिन्हें करना है, तो ऑटोमेटिक सिस्टम से आसानी से उसे किया जा सकता है। चूँकि अगर श्रमिकों द्वारा कोई काम करवाएं या मानवीय हस्तक्षेप के द्वारा उस काम को करवाया जाए तो उसमें त्रुटियां होने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसलिए जो दुर्गम प्रक्रियाएं होती हैं वो भी स्वचालन के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। दुर्घटना में कमी, मानवीय हस्तक्षेप जब कम होगा तो जाहिर सी बात है दुर्घटना में कमी होगी। डिलीवरी समय में कमी, इसमें सारी चीज़ें फिक्स होती हैं कि अगर आपका रॉ मटेरियल पहले वर्क स्टेशन पे है तो कितना टाइम लगना है, दूसरे पे है कितना टाइम लगना है, तीसरे पे है कितना टाइम लगना है। तो इसलिए इसमें टाइम भी फिक्स रहता है। अगर किसी काम को अगर श्रमिक कर रहे हैं या मानव के हस्तक्षेप द्वारा कराया जा रहा है तो हो सकता है किसी वर्क स्टेशन पे अधिक समय लग जाए या किसी वर्क स्टेशन पे बहुत ही अधिक समय लग जाए या किसी वर्क स्टेशन पे टाइम से काम हो जाए, तो उसमें डिलीवरी समय में अधिकता हो सकती है या डिलीवरी समय में ज़्यादा समय लग सकता है। लेकिन जब ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं तो टाइम ड्यूरेशन से लेकर सारी चीज़ें उसमें फिक्स होती हैं, सब एक सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिक होती रहती हैं, तो उसमें डिलीवरी समय भी कम होता है और कार्य घंटों में भी कमी आती है। अब आप देखिए स्वचालन की कौन कौन सी हानियां होती हैं। डिसएडवांटेज ऑफ स्व ऑटोमेशन। प्रारंभिक लागत अधिक, आप जान ही रहे हैं कि चूंकि मशीनों का प्रयोग होता है तो प्रारंभिक लागत अधिक होगी। दूसरा है बेरोजगारी बढ़ना। स्वचालन के लाभ में पहला पॉइंट हम आपको बताए थे श्रमिकों की कमी, मतलब मानवीय हस्तक्षेप या तो मिनिमम होता है या न के बराबर होता है जॉब को बनाने में। अगर हम ऑटोमेशन प्रक्रिया से किसी जॉब को बनाते हैं तो उसमें मानवीय हस्तक्षेप बहुत कम होता है या न के बराबर होता है। तो ऐसी कंडीशन में जब मानवीय हस्तक्षेप होगा ही नहीं, किसी जॉब को मशीन के द्वारा ऑटोमेटिक बनाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है श्रमिकों की आवश्यकता बहुत कम होगी, तो श्रमिकों को रोजगार नहीं मिलेगा, इसलिए बेरोजगारी बढ़ती है। अगला, अनुरक्षण लागत अधिक। आप देखिए इसमें जब मानवीय हस्तक्षेप से किसी जॉब को बनाते हैं तो अगर शुरुआत में या बीच में कहीं कोई ऐसी कमी रह गई जिसको आसानी से देखा जाता है या देखा जा सकता है तो तत्काल उसे उसी पोजीशन में हम दूर कर देते हैं। लेकिन जब सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होगी, मशीन के द्वारा होगी, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी कमियों को हो सकता है न देखा जा सके या जॉब बनने के बाद उन कमियों का पता चले। इसलिए इसमें हम शुरुआत से लेकर के लास्ट तक जगह जगह पे मेंटेनेंस की व्यवस्था करते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई जॉब मानवीय हस्तक्षेप के द्वारा बनाया जा रहा है तो हो सकता है जॉब खराब होने पे उसको सही न किया जा सके, लेकिन अगर हम स्वचालन की व्यवस्था से उसे बना रहे हैं या स्वचालन सिस्टम से बना रहे हैं तो अगर कोई कमी भी है तो उसको मेंटेन करके फिर से वर्क परफॉर्मेंस के लिए या आगे के ऑपरेशन के लिए उस जॉब को भेजा जा सकता है। अगला है अधिक दक्ष ऑपरेटर की आवश्यकता, नीड ऑफ हाई स्किल्ड ऑपरेटर। मतलब स्वचालन में अधिक दक्ष ऑपरेटर की आवश्यकता होती, क्योंकि जो मशीनें मैनुअली होती हैं उस पर तो श्रमिक पहले से ही काम कर चुके होते हैं, आसानी से उस पर काम कर लेते हैं। लेकिन जब वही मशीनें ऑटोमेटिक हो जाती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को सीखना पड़ता है या जानकारी उसकी लेनी पड़ती है। इसलिए ऑटोमेशन में हमें हाई स्किल्ड ऑपरेटर की आवश्यकता पड़ती है। और लास्ट में हम आपको बता दें कि इन सारे चीज़ों की वजह से चूँकि ऑटोमेशन में मानवीय हस्तक्षेप कम रहता है या मानवीय हस्तक्षेप की संभावना बहुत ही कम रहती है, इसलिए मानव कौशल में कमी आती है, रिडक्शन इन स्किल ऑपरेटर। धन्यवाद।